हाय दोस्तों, सुप्रभातम। कल हमने हमारी क्लास में संस्कृत के में जीविका संस्कृत क्लासेज में हमने पढ़ा था संधि का पार्ट 1। संधि का पार्ट 2 हम पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें आप ध्यान देंगे। अच संधि के भेद तक हमने कल पढ़ा दिया था। अब अच संधि के भेदों में सर्वप्रथम आता है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का सूत्र है दोस्तों, अकह सवर्णिक दीर्घ, यानी कि जब ए आ ई उ री के पहले या बाद में समान स्वर आए तो आ ई उ री दीर्घ हो जाते हैं। जब ए आ ई उ री के पहले या बाद में कोई समान स्वर आए तो वहाँ ए आ का आ, ई का बड़ी, उ का बड़ा उ और री का बड़ी ऋषि वाली री हो जाती है। इसे दीर्घ संधि कहते हैं। उदाहरणों से समझेंगे। जैसे हमने लिख दिया विद्यालय। विद्यालय में जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो दोनों शब्द सार्थक होने चाहिए। जब अलग अलग करेंगे तो यहाँ हमारा आ रहा है, तो देखेंगे कि शब्द है हमारा विद्या प्लस आलय। विद्या ज्ञान और आलय यानी होता है घर। जहाँ विद्या का घर होता है वही विद्यालय कहलाता है, जहाँ हम ज्ञानार्जन करते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, वी का वी है, ध्या में आ है। यदि हम ध्य में से आ बाहर निकालेंगे तो ध्य हमारा हलंत हो जाएगा और आ यहाँ आ जाएगा, प्लस आले का आ लेंगे। अब देखिए दोस्तों, वी का वी, धे का धे, आ और आ मिलकर दीर्घ हो जाएंगे तो आ और आ मिलकर आ हो जाएंगे, और लय का लय। अब मिला देते हैं इनको, वी का वी, धे में आ मिलेगा तो क्योंकि धे हमारा हलंत है, आगे हमारे पास स्वर है तो धे में मिल जाएगा, ध्या हो जाएगा, और लय ऐसे कैसे हो गया विद्यालय। जैसे हमने लिख दिया मुरारी। मुरारी मुरारी का दोस्तों देखिए संधि विच्छेद होता है, मुर प्लस अरी बराबर मुंह। रे में से ए बाहर निकालेंगे तो रे हमारा हलंत हो जाएगा, ए आ गया, प्लस अरी का अरी लिख देंगे। अब हमारा मुंह का मुंह, रे आधा, ए और ए मिलकर हो जाएंगे आ, और री को ऐसे कैसे उतारेंगे। अब हमारा मिलाएंगे, वर्णों को जोड़ेंगे तो मुंह का मुंह,
रे में आधा है, आ मिलेगा, रा हो जाएगा और री ऐसे कैसे उतार दो, शब्द बन गया हमारा मुरारी। ऐसे हम ई से देखेंगे, जैसे हमने लिख दिया कपिशय। कपिशय में दो शब्द हैं, कपि प्लस ईशय, कपि प्लस ईशय। अब क पै में छोटी है, बाहर निकालेंगे तो पै आधा हो जाएगा, यहाँ हमने छोटी लिख दिया, फिर बाद में हमारा ईशय का ये ईशय लिख दिया। ध्यान रहे दोस्तों, ईशय की ई हमेशा बड़ी आती है और इंद्र की ई हमेशा छोटी आती है। अब क पै का पै, ई और बड़ी मिलकर बड़ी हो जाएंगे और श का स, इन दोनों को मिलाएंगे तो क पै आधा है, एम ई मिलेगा, पी हो जाएगा और श का स, कपिशय। जैसे हमने लिख दिया श्रीशय, ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है, श्री प्लस ईशय, श्रय का आधा हो जाएगा प्लस ई बड़ी है प्लस ईशय, श्रय का श्रय, ई और ई मिलकर बड़ी हो जाएंगे और स का सय। अब श्रय हमारा आधा है, ई मिलेगा इसमें तो श्रय बड़ी लग जाएगी और श का सय। इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों हमारा श्रीशय। और हम समझेंगे, जैसे हमने लिख दिया वधूत्सवय। अब इसका संधि विच्छेद होगा, वधु, वधु में हमेशा उ बड़ा आता है, वधु का उ हमेशा बड़ा आता है, प्लस उत्सव। अब वह ध्यादा हो जाएगा, उ निकलेगा बड़ा, प्लस उत्सव, उ और उ मिलकर बड़ा हो जाएगा, वह ध उ और त स व, इनको मिलाएंगे तो हमारा वधूत्सव हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि ऋष, जैसे हमने लिख दिया पितृणम, इसका संधि विच्छेद होगा पितृ प्लस ऋणम। पितृ में भी री है और आगे भी री है, दोनों तरफ समान वर्ण है। यहाँ हर जगह देख लीजिए आप, वर्ण ए या आ में से समान है दोनों, या तो ए आ जाए एक तरफ आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए ए और ए आया, ये समान वर्ण है। अगर समान वर्ण आएंगे पहले और बाद में एक जैसे वर्ण आएंगे तो उनका ही दीर्घ होगा। यहाँ री और री दोनों मिलकर बड़ी री हो जाएंगे, पी त री प्लस ऋणम, पी त री और री मिलकर बड़ी री और नम बराबर पी त्रिणम। अब हमारा ऐसे मातृनम बन जाएगा, ऐसे ओषधालय हो जाएगा, ऐसे मेघालय हो जाएगा, मेघ प्लस आलय मेघालय, देव प्लस आलय देवालय, धन प्लस आदेश धनादेश, गुरु प्लस उपदेशम गुरुपदेशम, गुरु प्लस उपदेशम। ऐसे हमारी ये उदाहरण है। इस प्रकार से आपके समझ में आ गया होगा कि जब ए आ ई उ ऊ री री के पहले या बाद में समान वर्ण आए तो ए आ का आ, ई का ई बड़ी, उ का बड़ा उ और री का बड़ी री हो जाते हैं, उसे दीर्घ संधि कहते हैं। और आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल से जुड़ गए हैं
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारा जो भी क्लास का वीडियो अपलोड हो तो आप प्रत्येक वीडियो को देख सकें और अधिक से अधिक देखें, अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि सभी इन क्लासों को पढ़ सके और पढ़ करके अपना अध्ययन चला सके। 10वीं बोर्ड सिलेबस में ये दीर्घ संधि नहीं है, लेकिन 12वीं के बोर्ड सिलेबस अगर किसी के संस्कृत साहित्य है तो उसमें ये दीर्घ संधि है। अब हम दीर्घ संधि हमारी यही कंप्लीट हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे गुण संधि। अब हमारी आती है दूसरे नंबर पे गुण संधि। गुण संधि का सूत्र होता है आद गुण। गुण संधि का सूत्र है आद गुण। इसमें गुण होता है। अब गुण में क्या होता है परिभाषा से समझेंगे। परिभाषा, जब ए या आ के बाद ई उ री स्वर आए तो ई का ए, उ का ओ, री का अर तथा री का अल गुण आदेश हो जाता है, उसे गुण संधि कहते हैं। तो जब ए आ के बाद ई उ री स्वर आए तो ई का ए, उ का ओ, री का अर और रे का अल आदेश हो जाता है, उसे गुण संधि कहते हैं। उदाहरण से समझेंगे हम। उदाहरण में हमने सबसे पहले लिख दिया, जैसे महेश का संधि विच्छेद होगा महा प्लस ईस। अब देखिए हमारी संधि के अनुसार ए या आ के बाद ई, तो यहाँ आया है में आ है और आ के बाद बड़ी है। मैंने बताया था कि ई से की ई हमेशा बड़ी आती है दीर्घ वाली, और इंद्र की ई हमेशा छोटी आती है। तो हम में जो आ है उसको बाहर निकालेंगे तो है आधा हो जाएगा और आ गया प्लस ई से। अब में है आ और ई मिलकर क्या हो जाएंगे ए और स। अब हमको इनको मिलाना है। मैं का तो मैं आ गया, है आधा है, ए मिलेगा तो ये हो जाएगा और श का स, महेश बन गया। ऐसे ही सुरेंद्र का संधि विच्छेद होगा सुर प्लस इंद्र। अब सु का सु, रे में से ए बाहर निकालेंगे, रे आधा हो गया और ए आ गया इसमें से प्लस इंद्र। सु रे का रे रह जाएगा और ए और ई मिलकर ए हो जाएंगे
और नद्र ऐसे कैसे उतारेंगे, इनको मिलाएंगे तो सु रे में ए मिलेगा, रेंद्र, सुरेंद्र शब्द बन गया। ऐसे हमारा उ का है, जैसे हमने लिख दिया सूर्योदय। क्या लिख दिया छात्रों? सूर्योदय। सूर्योदय में संधि विच्छेद होता है सूर्य प्लस उदय। इसका अर्थ होता है सूर्य का उदय होना, सूर्य का उदय होना। अब हम देखेंगे संधि विच्छेद कर दिया, वर्ण विच्छेद करते हैं। सूर्य को ऐसे कैसे लिखेंगे, लेकिन इसमें से ए बाहर निकालेंगे तो ये आधा हो जाएगा ये, और ए आ गया प्लस उदय। अब यहाँ सूर्य ए और उ मिलकर ओ हो जाएंगे प्लस दय। अब इन वर्णों को हमको मिलाना है, जोड़ना है, सु का सु और ये लो, लेकिन इसमें ओ इसमें मिल जाए क्योंकि ये हमारा आधा है, तो सूर्य हो जाएगा और दय को ऐसे कैसे जोड़ेंगे, सूर्योदय हो जाएगा। इसमें गुण संधि हो गई। फिर हमने लिख दिया महर्षि। महर्षि, महर्षि का संधि विच्छेद होगा महा प्लस ऋषि। मैं है आ निकलेगा, आ प्लस ऋषि। अब मैं है आ और री मिलकर हो जाएंगे अर, और शिका सी। अब देखो मैं का मैं है में मिलेगा तो है भी पूरा हो गया। अब रे आधा है, यदि रे के बाद कोई स्वर होता तो रे में मिल जाता और रे पूरा हो जाता, लेकिन आगे व्यंजन वर्ण होने के कारण आधा रे के बाद अगर कोई व्यंजन वर्ण है तो रे कहाँ चला जाएगा, आगे वाले व्यंजन के ऊपर, तो यहाँ सी के ऊपर जाएगा ये, तो हमने ये सी लिख दिया और ऊपर ये रे लगा दिया, महर्षि शब्द हो गया। हमने लिख दिया तवलकार। तवलकार, तो तवलकार का हो जाएगा तव प्लस कार। तय व में से ए बाहर निकले, वह हलंत हो गया, ए प्लस कार। अब तय व ए और री मिलकर अल आदेश हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अल कार। अब इनको मिलाएंगे तो तय का तय, व में ए मिलेगा, ये ए वह अलग है, हलंत है, इसमें ए मिल जाएगा तो वह पूरा हो जाएगा, और ले का ले आधा ही है और कार का कार, तवलकार है। इस प्रकार नारदर्शी है, ममलकार है, सुरेंद्र है, महेंद्र है, दिनेश है, नागेश है, इन सब में गुण संधि होती है। सूर्योदय है, परोपकार है, महोर्मी है, इन सब में संधि गुण संधि ही है। और आशा करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या चीज़ हम आपके समझ में नहीं आई है, उसका समाधान हम पार्ट 3 में करेंगे। तब तक के लिए आगे चलते हैं हम। अब चलते हैं हम यण संधि। यण संधि, यण संधि का सूत्र है इको यणची। इको यणची का मतलब होता है इक के स्थान पर यण आदेश। अब इक में क्या आता है? ई उ री, ये स्वर इक में आते हैं और इनका यण आदेश हो जाता है। तो देखते हैं परिभाषा में, देखते हैं जब एक वर्ण ई
ई ऊ ऊ री री के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई का ये, ऊ का वह, री का रे तथा री का ले हो जाता है, उसे यण संधि कहते हैं। पार्ट 2 में हम पढ़ रहे हैं यण संधि। जब इक वर्ण ई ऊ री री ये प्लस से पहले आने चाहिए। प्लस से पहले अगर इनमें से कोई सा भी स्वर आता है और उसके बाद असमान स्वर आते, यानी ई के बाद ई नहीं आना चाहिए, ऊ के बाद ऊ नहीं आना चाहिए, री के बाद री नहीं आना चाहिए, तो अगर ऐसा होता है समान वर्ण आ जाएंगे तो क्या हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। इसलिए असमान का मतलब होता है अलग वर्ण आने चाहिए। ई के बाद ई नहीं आना चाहिए, ऊ के बाद ऊ नहीं आना चाहिए, री के बाद री नहीं आए और री के बाद री नहीं आए। तो असमान स्वर आए तो ई का ये, ऊ का वह, री का रे तथा री का ल हो जाता है, उसे यण संधि कहते हैं। जैसे हमने देख दिया ई ऊ री और री, इनके प्लस में असमान स्वर आएंगे तो ई का तो हो जाएगा ये, ऊ का हो जाएगा वह, री का हो जाएगा रे और री का हो जाएगा ल। इनको कहते हैं इक वर्ण और इनको कहते हैं यण। ये इस प्रकार से होना चाहिए। हमने लिख दिया प्रत्येकम। प्रत्येकम शब्द का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो हमारा हो जाएगा प्रति प्लस एकम, प्रति प्लस एकम। अब तय में से ई बाहर निकालेंगे तो तय हो जाएगा हमारा आधा, और ये ई हमने बाहर निकाल लिया प्लस एकम। अब बराबर देखिए आप, यहाँ ई आया है, इससे असमान स्वर ए आया है, तो हमारा परिवर्तन ई में ही होगा। किसमें होगा? ई में। तो तयलंत का लंत ई का क्या हो जाएगा? ये हमने दे रखा है ई का ये, तो इस ई का ये हो जाएगा प्लस एकम बराबर प्र का प्र, तय आधा का आधा, ये यति का ये यति, आदि है ए स्वर मिलेगा, ये हो जाएगा और ये कम, प्रत्येकम शब्द हो गया। अब बात आती है, जैसे हमने लिख दिया स्वागतम। स्वागतम का संधि विच्छेद होता है छात्रों सु प्लस आगतम। ये शब्द हम किसी भी धार्मिक प्रोग्राम हो, शादी विवाह हो, जिसमें हम खूब प्रयोग में लेते हैं इस शब्द को, लेकिन हम जानते हैं स्वागतम का अर्थ होता है हार्दिक आभार, अभिनंदन। तो सु में ऊ है तो ऊ को बाहर निकालेंगे तो स आधा हो जाएगा, ऊ यहाँ आ गया प्लस आगतम। अब स का स, ऊ का क्या हो जाएगा? वह, ऊ का वह कर दिया हमने प्लस आगतम। अब स का स आधा ये लो,
व्याद है ये, लेकिन आ मिलेगा तो वह हो जाएगा। गतम को ऐसे कैसे लिख दो, स्वागतम हो गया। अब बात आती है हमारी री की। जैसे हमने लिख दिया पित्राज्ञा, 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 पिता की आज्ञा। तो इसमें शब्द होता है पितृ शब्द होता है, पितृ प्लस आज्ञा। पी तय में से री बाहर निकालेंगे तो त्यादा हो जाएगा, ये री लगा दिया हमने, प्लस आज्ञा। पी में से हमने पी तय और री आ गया प्लस आज्ञा। अब हम यहाँ देखेंगे कि पी का पी, तय का आधा तय, और री का क्या आदेश हो जाएगा, रे। री का रे हो गया प्लस आज्ञा। अब देखिए छात्रों, यहाँ हम जब व्यंजन वर्ण पढ़ते हैं तो व्यंजन वर्णों में 3 ऐसे वर्ण हैं जो संयुक्त वर्ण हैं, जैसे क्ष, त्र, ज्ञ, ये तीनों संयुक्त वर्णों में आते हैं। तो यहाँ हमारे पास तय भी है और रे भी है। तय और रे इन दोनों से मिलकर बनता है, तय प्लस रे से मिलकर बनता है त्रय। तो हमारे पास तय और रे आ गया। तो इन दोनों से मिलकर हम क्या बनाएंगे, पी तय और रे से मिलकर बनेगा त्रय। अब तय भी आधा है और रे भी आधा है, तो हमारा त्रय भी क्या होगा, आधा। लेकिन वहां से जब आ लाएंगे स्वर तो हलंत हटेगा और इसमें आ की मात्रा लग जाएगी। क्या को इसमें ऐसे कैसे जोड़ेंगे, इस प्रकार हमारा पितृ आज्ञा शब्द सिद्धम हो जाएगा। हमने लिख दिया लकार है। लकार शब्द होता है जो काल के लिए प्रयुक्त होता है। जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद होगा हमारा री प्लस आकार, री प्लस आकार। अब देखिए यहाँ री आया है, री का क्या आदेश हो जाता है, ल। जब हम री का ल करेंगे तो ल हलंत होगा, प्लस आकार आएगा आगे। अब आकार ल आधा है, आगे हमारे पास स्वर है, ल में मिल जाएगा, ल हमारा पूरा हो जाएगा। कार्य शब्द को ऐसे कैसे उतारेंगे, लकार शब्द हो गया। इस प्रकार से ही और भी बहुत से शब्द है, जैसे मैंने लिख दिया मध्वरी शब्द, मैंने लिख दिया मध्वरी शब्द। अब मध्वरी शब्द का संधि विच्छेद होता है मधु प्लस अरि। मधु यानी होता है शहद और अरि यानी होता है शत्रु। शहद के शत्रु, शहद के शत्रु भौरों के लिए आता है ये। तो मैं ध, जब ध में से ऊ को बाहर निकालेंगे तो ध अपने आप में हलंत हो जाएगा और ऊ हम यहाँ बाहर निकाल लेंगे प्लस अरि। अब इनको देखेंगे, मैं का मैं, ध आधा का आधा, ऊ का क्या हो जाएगा, व, ऊ का व हो जाएगा प्लस अरि। अब मैं का मैं का मैं, ध आधा है, आधा का आधा रहेगा, वह भी आधा है लेकिन ए मिलेगा, वह पूरा हो जाएगा। री ऐसे कैसे लगाएंगे हम, मध्वरी शब्द हो जाएगा हमारा। इस प्रकार से यण संधि होती है जिसमें जब इक वर्ण में आते हैं ई उ री ली के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई का ये, उ का वह, री का रे तथा ली का ले आदेश हो जाता है, उसे यण संधि कहते हैं। हमारा सूत्र है इसका यण संधि का, ई को यणची यानी एक स्थान पर यण का आदेश होता है इसमें। अब हमने उदाहरणों में पढ़ा, शॉर्ट में भी समझाया आपको, ई आएगी तो ये हो जाएगा, उ का वह हो जाएगा, री का रे हो जाएगा और री का ले हो जाएगा। इनके बाद में लेकिन असमान ही स्वर होने चाहिए। हमने प्रत्येकम का संधि विच्छेद किया तो प्रति प्लस एकम हुआ, स्वागतम का संधि विच्छेद किया तो सु प्लस आगतम हुआ, पित्राज्ञा शब्द का हमने संधि विच्छेद किया, पितृ प्लस आज्ञा हुआ, लकार का हमने किया, ली प्लस अकार हुआ, मध्वरी शब्द का जब हमने संधि विच्छेद किया तो मधु प्लस अरि हुआ। इस प्रकार से आज हमने
दीर्घ संधि, गुण संधि और यण संधि, इन तीनों संधियों के बारे में आज हमने पढ़ा है। आशा करते हैं आपके समझ में आएगा। भाषा बिल्कुल साधारण और सरल भाषा का प्रयोग किया गया है, कठिन भाषाओं से हमने यहाँ परहेज किया है इसमें। और आप हमारे वीडियो को देखें, इससे जुड़े और जुड़ कर के सब्सक्राइब करें, लाइक करें। उस पर जो भी दिक्कत आए, आपको कोई परेशानी आ रही है, कमेंट करके हमें बताएं, ताकि अगले पार्ट में हम उसका समाधान कर सकें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि लोग हमसे जुड़ सके। और कई छात्रों का इस वीडियो से क्लास से, जो 10th क्लास में है, 9th क्लास में है, 8th क्लास में है, ये संधि का जो टॉपिक है, संधि प्रकरण है, वो सभी क्लासों में संस्कृत सब्जेक्ट के लिए सभी में अनिवार्य रूप से है। तो सभी क्लास 6 से लेकर 12 तक के सभी पढ़ सकते हैं इसमें, और सभी के लिए ही ये अनिवार्य है। अब अगला पार्ट कर डालेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।